Bismillahirrahmanirrahim. Today we start chapter number 5 in the subject of business policy. अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने चैप्टर नंबर 5 की एक वीडियो अपलोड की थी, बट उसमें थोड़ा सा इशू ये आ रहा था कि जो वो 14th एडिशन से थी, जबकि मुझे याद पड़ता है मैंने क्लास में 13th एडिशन आप सबको रिकमेंड कराया था। तो पहले मैंने यही सोचा कि उसी चैप्टर को आगे लेकर चलूँगा, लेकिन आज जब मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आ रहे थे कि जिसमें मैंने ये बेहतर समझा कि पहले आपको ये वाला चैप्टर कराया जाए और उसके बाद फिर हम उसको, जिसमें वो मैचिंग स्टेज हम पढ़ रहे थे, फिर हम वहाँ पर मूव कर जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस पार्टिकुलर चैप्टर। इसका टाइटल है स्ट्रेटजीज़ इन एक्शन। ये आपके बुक में भी, जो हम बुक पढ़ रहे थे उसमें भी इसी नाम से ये चैप्टर मौजूद है। अब चैप्टर 5 हो सकता है, अब कुछ किताबों में चैप्टर 6 हो सकता है, टाइटल यही होगा, इसका नाम यही होगा। सो लेट्स स्टार्ट कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है और ये चैप्टर किसके बारे में। ओके, चैप्टर नंबर 5 ये जो है, इसमें सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो ये समझें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। ऑब्जेक्टिव दो किस्म के होते हैं, एक आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव साल से ज़्यादा के लिए बनते हैं, मोस्टली ये 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इस तरह, यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो साल से पहले आपके ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह जो एनुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, अब इस तरह नाम से ज़ाहिर है कि एनुअल ऑब्जेक्टिव वो है कि जिनका ड्यूरेशन मैक्सिमम जो होगा वो 1 साल का होगा। तो आज हमने डिस्कस बेसिकली करना है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को। रिमेंबर, जब हम फ़ेस टू फेस क्लासेस ले रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेटजीज़ हम बनाते हैं तो उनका जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। इन अदर वर्ड्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हम वे बनाते हैं, जो हम अप्रोच इख्तियार करते हैं, उसको स्ट्रेटजी कहते हैं। अब और जो हमने आपको ये भी बताया था मैंने आपको कि एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, लॉन्ग टर्म को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। अच्छा, ये जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कैसे होने चाहिए, इसमें ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। नंबर 1, ये क्वांटिटेटिव होने चाहिए। क्वांटिटेटिव मीन यानी इनमें न्यूमेरिक्स होने चाहिए। न्यूमेरिक्स मीन नंबर्स होने चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए इनकी। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि आने वाले 5 ईयर्स में मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने प्रॉफिट में इजाफ़ा करेंगे। अब इसमें 5 ईयर तो आ गया, इसका मतलब लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। अब मैंने इसमें ये कहा कि हम अपने प्रॉफिट्स में इजाफ़ा करेंगे। अब प्रॉफिट में इंक्रीमेंट की मैंने बात की है, प्रॉफिट में ग्रोथ की बात की है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि किस क्वांटिटी में ग्रोथ करेंगे हम। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस क्वांटिटी में ग्रोथ चाहिए, किस क्वांटिटी में प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्वांटिफाइएबल नहीं होगा, वो क्वांटिटेटिव नहीं होगा। अगर मैं इस तरह से कहता हूँ कि आने वाले 5 सालों में मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है लॉन्ग टर्म कि हमने 10% ग्रोथ करनी है। 10%, अब ये जो 10% है ये क्वांटिटी बता रहा है आपको, ये क्वांटिटी बता रहा है। तो ये नंबर 1 तो ये है, क्वांटिटेटिव होना चाहिए इसको। फिर मेजरेबल, कि इसकी मेजरमेंट हो सके। मेजरमेंट किस तरह से कि हम पता का लगा सकें कि हमने 10% का जो ऑब्जेक्टिव अपना सेट किया था, हमने कितने परसेंट अचीव किया। 6% किया, 5% किया, 3% किया, 4% किया, यानी मेजरमेंट होनी चाहिए। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसका मेजरमेंट ना हो सके वो आपका अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं कहलाता। सिमिलरली, another characteristics of long term objective is it must be realistic. Realistic mean
इट मस्ट बी क्लोज टू रियलिटी, यानी ये हकीकत पे होना चाहिए, फैक्चुअल बेसिस पर होना चाहिए। ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको कभी नहीं सेट करना चाहिए जो इन रियल सेंस आप अचीव ही ना कर सकते हो। यानी ऑब्जेक्टिव हवा में सेट नहीं किए जाते, ऑब्जेक्टिव की कुछ रीजंस होती हैं, कुछ लॉजिक्स होती हैं, कुछ फैक्ट बेस पे, फैक्चुअल बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स को आपने सेट करना है। ये चीज़ तो आपने जो, बल्कि ये जो तीनों हमने पढ़ी हैं, क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, रियलिस्टिक, ये आपके जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है, एनुअल ऑब्जेक्टिव, इन सब में ये चीज़ आपको देखनी होगी। द नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडेबल। आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं होने चाहिए कि सिर्फ आपको समझ आते हो, जो बाकी लोग हैं उनको समझ ही ना आते हो। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। Objectives of an organization must be understandable to every stakeholder, to every person that is involved in decision making of the organization. तो उन सब को जैसे आपको समझ आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वो उनको भी इसी तरह समझ आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको तो समझ आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेकिन कोई और उसको समझने के काबिल नहीं है। अंडरस्टैंडेबल लाजमी होना चाहिए। ये जो नेक्स्ट आ रहा है चैलेंजिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे समझ लें, ये एक अच्छे ऑब्जेक्टिव का क्रक्स है। ये क्या कहते हैं? चैलेंजिंग। चैलेंजिंग मीन कि आपका ऑब्जेक्टिव डिफ़िकल्ट होने चाहिए, डिफ़िकल्ट टू अचीव होने चाहिए। यानी आप अगर रूटीन के ऑब्जेक्टिव, सादे से ऑब्जेक्टिव, एक आम से ऑब्जेक्टिव रखते हैं जिनको अचीव करना बहुत ही आसान है, तो उन ऑब्जेक्टिव्स का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। उसकी वजह यह है कि जो आसान ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो जाएंगे। इजीली जब अचीव हो जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा कोई एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। ज़ाहिर बात है, जब एफ़र्ट्स ज़्यादा नहीं होंगी, मेहनत ज़्यादा नहीं होंगी, तो उसके आउटकम भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपके चैलेंजिंग होने चाहिए, डिफ़िकल्ट होने चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक होने चाहिए। इतने भी चैलेंजिंग ना हो कि वो अचीव ना हो सकते हों, इतने भी चैलेंजिंग नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर वो इतने ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे कि अचीव नहीं हो सकते, तो आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते उनको अचीव करने के लिए, बिकॉज एवरीबॉडी नोज कि इनको तो अचीव किया ही नहीं जा सकता, हम किसके लिए मेहनत करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये अगर एक शख्स को स्विमिंग नहीं आती, मैं उसको जितना भी मोटिवेट कर लूँ कि आप रिवर में जंप इन कर दें, यू कैन स्विम, वो जंप इन नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं स्विम नहीं कर सकता। हाँ, जिसको स्विमिंग आती है, थोड़ी आती है, मैं उसको मोटिवेट कर सकता हूँ कि आप ये टेक्निक लगा सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, आप एफ़र्ट्स करेंगे तो अच्छे स्विमर बन जाएंगे, यू कैन क्रॉस द रिवर। तो चैलेंजिंग मीन डिफ़िकल्ट टू अचीव होना चाहिए, इम्पॉसिबल टू अचीव नहीं होना चाहिए। हिरारिकल, हिरारकी आपको पता है कहते हैं तरतीब को, कि आपके ऑब्जेक्टिव में ये बात होनी चाहिए कि पहले हमने क्या करना है, नंबर 2 पे हमने क्या करना है, नंबर 3 पे हमने क्या करना है। यानी ऑब्जेक्टिव हौच पौच नहीं होने चाहिए, और ऑब्जेक्टिव आपके मिक्सअप नहीं होने चाहिए, कि यानी उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि आपको पता ना हो कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। तरतीब होनी चाहिए, दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3, सो एंड सो फोर्थ। ऑब्टेनेबल, ऑब्टेनेबल मीन योर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ऑब्टेनेबल। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि चैलेंजिंग ज़रूर होने चाहिए, बट इसमें अटेनेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। इफ़ ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी अटेन्ड, objectives cannot be achieved in real sense, you cannot push your workforce for achieving that kind of objectives that are not obtainable uh, in genuine. And congruent, congruent mean कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम जो यूनिट्स हैं, उनके साथ सिमेट्रिक होने चाहिए। सिमेट्रिक मीन ये ना हो कि जब वो ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन वालों को मिले तो वो कहें कि जी ये तो हमसे रिलेट ही नहीं करते, या हम इनको कर ही नहीं सकते, ये तो टोटली फाइनेंस वालों के डिवीज़न के हैं, ये तो मार्केटिंग वालों के हैं, सप्लाई चेन के। यानी वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स को डील कर सकते हो, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को इन लाइन कर सकते हैं।
अच्छा, और उनमें क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में, और क्या क्या उनकी नेचर क्या होनी चाहिए? नंबर वन तो है कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करें। डायरेक्शन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करें कि हमने आने वाले, अगर आपने 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव अपने लॉन्ग टर्म सेट किए हैं, तो वो आने वाले 5 सालों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देते हों। और वो आपका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको सपोर्ट करते हों, फीडबैक प्रोसेस को सपोर्ट करते हों। और एक और नेचर ये है कि उनमें प्रायोरिटीज़ की इस्टेब्लिश, प्रायोरिटीज़ मीन कि ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, इसको सबसे पहले अचीव करना है हमने। नंबर 2 पे इस प्रायोरिटी को अचीव करना है, नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे ये। नंबर 4, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, के अच्छे ऑब्जेक्टिव वो हैं जो ना यकीनी या बेयकीनी की कैफियत को कम ज़रूर करें, अगर ख़त्म नहीं कर सकते कम ज़रूर करते हो। इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अनसर्टेन अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी, अगर टोटली अनसर्टेन है वो, तो फिर वो कभी भी उस काम को करने के लिए विलिंग ही नहीं होंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी में कोई भी काम सही नहीं होता। एक और ऑब्जेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट। मोस्टली ये होता है कि आपके डिपार्टमेंट्स में, यानी दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ आपके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये हर जगह होता है। मार्केटिंग वालों की फाइनेंस से नहीं बन रही होती, फाइनेंस वाले प्रोडक्शन को अच्छा नहीं समझ रहे होते, प्रोडक्शन वालों का इशू सप्लाई चेन वालों से चल रहा होता है। तो ऑब्जेक्टिव ये होते हैं जो तमाम को एक टेबल पर लेके, अच्छे ऑब्जेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज़ करें। कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म कभी नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम करता है ना कि जी हमारे पास कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इट्स मीन कि वो झूठ बोल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कभी भी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन से, हम इसको एक मिनिमम लेवल तक कम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नेचर है कि, अच्छा, इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ये क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द डिज़ाइन ऑफ जॉब। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सबसे बड़ी वजह होती है डिपार्टमेंट में टसल और कॉन्फ्लिक्ट्स की। अच्छा, दुनिया में भी जितने कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनमें से बहुत सारी, नो डाउट मज़हब की वजह से भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में हुए हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारी जंगें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हुई हैं, रिसोर्सेज की वजह से हुई हैं कि हम अगर उस मुल्क पे कब्ज़ा कर लें तो उनके रिसोर्सेज वो हमारे रिसोर्सेज हो जाएंगे, तो हमारे रिसोर्सेज में इजाफ़ा होगा, फ़लाना मुल्क बड़ा अमीर है। और जो अंग्रेज़ हैं वो बेसिकली इंडिया में इसी वजह से आए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बनाई थी। तो यही सब कुछ रिसोर्सेज का जो सारा प्रॉब्लम है वो ऑर्गेनाइजेशन में भी है। हर डिपार्टमेंट चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ, क्योंकि रिसोर्सेज जितने ज़्यादा जिसके पास होंगे वो उतनी आसानी से काम कर सकता है, उतनी आसानी से टारगेट्स को अचीव कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज़ ऑर्गेनाइजेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, मिनिमम रिसोर्सेज से उनको काम चलाना होता है। और उन रिसोर्सेज को वही आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन जो उनका एलोकेशन एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली करे। यानी आपको देखना होगा किस डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। अच्छा, ये वो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने अभी फ्यू मोमेंट्स बिफोर पढ़ी हैं, ये उन्होंने बस ये लिस्ट में इसको डाल, तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बस उन्होंने नंबरिंग कर दी है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, उनमें कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अच्छे ऑब्जेक्टिव में। हाँ, ये वंस अगेन वही मॉडल है जो हमने हर क्लास में बार बार डिस्कस किया है। तो इस वक्त ये जो रेड बॉक्स है, जो रेड स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पर हम मौजूद है। रिमेंबर कि हमने कुछ पार्ट इससे अगले चैप्टर का भी किया है, लेकिन क्योंकि कुछ टर्म्स उसमें ऐसी यूज़ हो रही थी आने वाली स्लाइड्स में, तो मैं वापस फिर ये इसी चैप्टर पे वापस आया हूँ, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वाले। ओके जी, दैट्स द रियल स्टोरी। यानी यहाँ से हमारी असल बात शुरू होने लगी है टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज से। ये रिमेंबर, ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है
there are different types of strategies that are available to an organization. उन्हीं में से आपको चूज़ करना होता है कि हमने किस पे जाना है. बेसिकली 4 किस्म की स्ट्रेटजीज़ हमारी होती हैं, जो यानी उनमें मुख्तलिफ सेट्स हैं. इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ हैं, आपकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, आपकी एग्रेसिव स्ट्रेटजीज़ हैं आपकी, और यानी आगे भी हम पढ़ेंगे. मुख्तलिफ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं आपके पास. ओके जी, लेट्स स्टार्ट. क्या है क्या? Most organizations simultaneously pursue a combination of two or more strategies, but a combination strategy can be exceptionally risky if carried out too far. वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठे दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेटजीज चलानी, यानी एक स्ट्रेटजी पे आप रिलाय नहीं करते, दो या इससे ज़्यादा स्ट्रेटजीज आप चलाते हैं. उसकी वजह ये होती है कि आपको अच्छे आउटकम ताकि अच्छे मिल सके. लेकिन वो कह रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी की अप्रोच है, अगर इसको अच्छे तरीके से आपने इवेल्युएट नहीं किया और ऐसे ही चूज़ कर लिया, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल सकती है. नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू परसू ऑल द स्ट्रेटजीज़ दैट माइट बेनिफिट द फर्म. कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारे पास अगर 10 स्ट्रेटजीज़ हैं तो हम 10 की 10 को चूज़ कर लें, क्योंकि उनके अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होंगे, अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, उनके अलग अलग इश्यूज़ हैं. तो यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हम अब पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में स्ट्रेटजीज़, वो तमाम की तमाम हम नहीं ले सकते. हर ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनमें से चूज़ करती है. डिफ़िकल्ट डिसीजन मस्ट बी मेड एंड प्रायोरिटीज मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड. मुश्किल फ़ैसले आपको करने चाहिए, लेकिन जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, वो पहले से आपको अपने इस्टेब्लिश. ये वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो सेट ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपके पास ये हैं, जिस पे आपके पास हैं जी. सबसे ये देखें, ये मुख्तलिफ नाम है. इंटीग्रेशन है, जिसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, बैकवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है. उसके बाद आपके पास ये मार्केट पेनिट्रेशन है, डेवलपमेंट है. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ये होता है, फॉरवर्ड याद कर लें, बैकवर्ड आपको खुद ही याद हो जाएगा. क्या कहता है, डेफिनेशन क्या है? गेनिंग ऑनरशिप और इंक्रीज कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर. देखें, पहले इस बात को समझें. ऑर्गेनाइजेशन में दो किस्म के फ़्लो होते हैं गुड्स के. एक फॉरवर्ड फ़्लो ऑफ गुड्स होता है, एक होता है बैकवर्ड फ़्लो ऑफ गुड्स. बैकवर्ड फ़्लो ऑफ गुड्स से मुराद रॉ मटेरियल है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रॉ मटेरियल है वो कैसे आ रहा है, इसको कहते हैं बैकवर्ड फ़्लो ऑफ गुड्स. जो फॉरवर्ड फ़्लो ऑफ गुड है वो ये है कि जब आप प्रोडक्शन कर लेते हैं, जब आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, अब उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को आपने मार्केट में पहुंचाना होता है. तो वो जो आप फॉरवर्ड फ़्लो करते हैं गुड्स का, वो बेसिकली आप क्या करते हैं, मार्केट तक जो चीज़ें पहुंचाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, मर्चेंडाइज़र, इनके थ्रू आप अपनी, यानी जो कस्टमर तक आपको पहुंचाना होता है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड फ़्लो ऑफ गुड्स. इन्हीं से निकला है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ये होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर का जो सेटअप है वो खुद ऑक्यूपाई कर ले. वैसा आप ये कह देंगे कि हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर अपने खुद ही लगाएंगे और हम खुद ही अपने आउटलेट्स बनाएंगे, हम किसी थर्ड पार्टी को नहीं देंगे. यानी मार्केट में जहाँ जहाँ भी रिटेल शॉप्स होंगी वो हमारी खुद की होंगी. जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो कंपनी का होगा, थर्ड पार्टी को हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देते. इसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. ये कुछ आपकी राइट साइड पर कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं जिन जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की हैं. देन कम्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन. बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड में तो ये होता है ना कि आप डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को आप कंट्रोल कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं या उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनको देते ही नहीं हैं, आप कहते हैं हम खुद चलाएंगे. बैकवर्ड में ये है कि जो आपका सप्लाई सोर्स है, जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, आप उसको भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं.
मसलन अगर कोई केमिकल आपको पास आ रहा है तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है आपने वो ऑक्यूपाई कर ली, ख़रीद ली, या वो केमिकल आपने ख़ुद बनाना शुरू कर दिया, यानी अब आप अपने सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रहे। तो इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, बैकवर्ड सप्लायर, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल कहते हैं सेम लेवल पे, इंटीग्रेट कहते हैं बेसिकली मिलाने को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही चीज़ बना देने को कहते हैं इंटीग्रेट करना। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल कहते हैं सेम लेवल पे, इंटीग्रेशन मिला देने को, बट इट मीन सीकिंग ऑनरशिप ओवर कॉम्पेटिटर। इसका मतलब ये है एक बैंक दूसरे बैंक को ख़रीद ले, सेम, एक स्कूल दूसरे स्कूल को, यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी को, ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल, कि एक लेवल की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, या तो आप उनको ख़रीद लें, या यानी आप उनके मैक्सिमम शेयर ले लें, या आप कुछ शेयर उनके परचेज़ कर लें, तो आपका उसके ऊपर कंट्रोल बढ़ जाएगा। देन कम्स, ये इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज 3 किस्म की हैं। देन कम्स मार्केट पेनिट्रेशन, ये दूसरा ग्रुप है स्ट्रेटजीज का। मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं किसी चीज़ में पेनिट्रेट कर जाने को, दाखिल हो जाने को, मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? सीकिंग इंक्रीज मार्केट शेयर फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट और सर्विस इन प्रेजेंट मार्केट थ्रू ग्रेटर मार्केटिंग एफर्ट। इसमें आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट भी चेंज नहीं करते, मार्केट भी नहीं चेंज, एग्जिस्टिंग मार्केट एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसके साथ आप मूव कर रहे होते हैं। इसमें मोस्टली आप करते हैं यह कि अपने प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है उसको रिड्यूस कर देते हैं। जब आप प्रोडक्ट को रिड्यूस करते हैं प्राइस तो जो कस्टमर है वो आपकी तरफ आ जाते हैं और आपके प्रॉफिट्स में इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। देन कम्स मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट को डेवलप करना। इसमें आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट वही रखते हैं लेकिन मार्केट नई ले लेते हैं। मसलन आपने पहले ये कहा कि मैं लाहौर की मार्केट को अच्छे तरीके से कैप्चर कर चुका हूँ, तो अब मैं यही प्रोडक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल गोरमे बेकर्स, आपसे गोरमे बेकर्स ये कहे कि लाहौर को हमने अच्छे तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया, लेट्स टॉक अबाउट फैसलाबाद, लेट्स टॉक अबाउट मुल्तान, लेट्स टॉक अबाउट गुजरांवाला। हम वहाँ पर भी जा कर के गोरमे के आउटलेट्स ओपन करते हैं। तो ये अब गुजरांवाला नई मार्केट है, फैसलाबाद न्यू मार्केट, प्रोडक्ट्स वही हैं गोरमे के, यानी प्रोडक्ट वही रखना और अपनी मार्केट को चेंज करना, मार्केट न्यू कर लेना, इसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। है ना, ये तीन, यही आपने करनी है। लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज के कुछ लेवल हैं। एक कॉरपोरेट लेवल है, डिवीज़न लेवल है, फंक्शनल लेवल है, ऑपरेशनल लेवल है। कॉरपोरेट लेवल जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पर, ये कंपनी लेवल, जो चीफ एग्जीक्यूटिव CEO है, जो यानी आपके कंपनी के बॉसेस हैं, ये उनको डील करता है। डिवीज़न लेवल जो आपका है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के डिवीज़न है, इसमें आपके जो मुख्तलिफ प्रेसिडेंट है, जैसे आप HOD आपके हो गए, डीन्स आपके हो गए, वो इसको डील करते हैं। जो फंक्शनल लेवल है, ये आपके नीचे वाले जो सुपरवाइज़र, फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये डील करते हैं इसको। ऑपरेशनल स्ट्रेटजी जो उसके नीचे बिल्कुल जो मशीन लेवल पे डील कर रहे हैं ना, आपके प्लांट मैनेजर, सेल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये करते हैं ऑपरेशनल लेवल ऑफ स्ट्रेटजी को डील। तो ओके जी, आप आज इसको यहीं तक कर लें। ये जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें जो हमने ये 4 सेट ऑफ स्ट्रेटजीज़ पढ़े हैं, हम इनकी गाइडलाइंस पढ़ेंगे कि किन सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके सामने, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जॉब कर रहे होंगे इन योर प्रोफेशनल लाइफ, तो आपके सामने सिचुएशन आके खड़ी होगी। तो सिचुएशन को देखते हुए आपको फिर आसानी होगी कि अगर ये सिचुएशन है तो हमें इनमें ये ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज़ हम लगा सकते हैं, या ये सिंगल स्ट्रेटजी इसमें लगा सकते हैं। तो असल चीज़ वो सिचुएशंस पढ़नी है। थ्योरी तो मैंने पढ़ा दी आपको, जो नेक्स्ट में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा कि ये इस सिचुएशन में ये स्ट्रेटजी लगेगी, इस सिचुएशन में ये स्ट्रेटजी लगेगी,
यानी जो गाइडलाइन है वो हम पढ़ेंगे। तो वेरी सून मैं दोबारा लेक्चर अपलोड करूँगा जिनमें हम गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड वॉचिंग। इंशाल्लाह वेरी सून हमारी दोबारा मुलाकात होगी ऑनलाइन। गुड बाय एंड थैंक यू अगेन।